सुनीता का जो अनुभव संसार है ये चंदौली के उस इलाके से आती हैं जो बहुत नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है और जहां लड़की की जो स्थिति है वह मुझे लगता है कि तीनों के अनुभव जगत से अलग है। और वो जो तलाश है एक स्त्री अपने लेखन में जिस तरह से प्रकृति की तलाश करती है, जिस तरह से प्रेम की तलाश करती है, जिस तरह से न्याय की तलाश करती है और जिस तरह से वह अपने लेखन में अपने को जोड़ती है। सुनीता, मैं चाहूँगा कि आप अपने अनुभव के साथ, हमारा जो विषय है मन और देह से परे, कोई एक लड़की जब किसी ऐसे इलाके में पैदा होती है जहाँ की पारिवारिक और सामाजिक स्थितियाँ अलग हैं और प्राकृतिक स्थितियाँ एकदम अलग हैं। प्रकृति वहाँ एकदम लहलहा रही होती है और परंपराएं और व्यवस्था जो है एक जड़ की तरह से होती है या दूसरे अलग तरह के दबाव होते हैं। दृष्टि की अभी बात की गई, दृष्टिकोण की बात की गई, तो मैं चाहूँगा कि उसके बारे में बताएं इस विषय पर और साथ ही उस अनुभव जगत पर और अपने लेखन। बहुत शुक्रिया। आन्योगास्य अरबन अत्तोकिनासिकोम, ये एक शब्द है जो मैंने शुरू किया, शायद आपको नहीं समझ आया। इसका मतलब है आप सभी का शुक्रिया, नमस्कार, अभिवादन करती हूँ। आप सब कैसे हैं? ये हमारा देश है, हम एक जगह बैठे हैं, हमारे सामने 3 वरिष्ठ हैं, इन्हें मैं प्रणाम निवेदित करती हूँ। मैं बहुत उम्र और अनुभव में भी छोटी हूँ, लेकिन जो सवाल मन और देह से परे है, इसका अगर व्याख्या किया जाए तो मैं 3 तरह से इसको देखती हूँ, 3 डायमेंशन में देखना पसंद करूंगी। पहला ये कि वो स्त्री जो सब कुछ करना चाहती है, उसके सामने सब कुछ करने का स्थिति भी बन रही है, लेकिन वह कर नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि उसका मन और देह दोनों ही पारिवारिक परंपराओं की श्रृंखलाओं में, संस्कृतियों में कहीं न कहीं जकड़ा है। बंदिशें नहीं है, लेकिन जो कंडीशनिंग शब्द हमारे सामने बार बार आती है कि हम उससे निबद्ध हैं, तो कहीं न कहीं उसमें वो निमज्जित रहती है। एक स्त्री होती है। दूसरी वह स्त्री होती है कि उसे सच में बेड़ियों से जकड़ा गया है और वह बाहर निकलना चाहती है। उसके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो वह मुंह खोल करके बोल दे या फिर खामोशी से कदम आगे बढ़ाना चुन ले। एक तीसरी स्त्री है जो मेरी तरह है, कुछ नहीं कहती है लेकिन दुनिया भर घूम आती है। मैं अपने को कोरिलेट इसलिए कर रही हूँ कि सर अच्छे से अवगत हैं कि किस जंगलों से हम निकले और किस खो से। उस अतीत को अगर मैं बार बार लोगों को बताऊं तो मैं शायद सिंपैथी गेनर कहलाऊंगी, इसलिए मैं बहादुर बनना ज्यादा चाहती हूँ। दुनिया में सभी बहादुर नहीं हो सकते, इसलिए हमने बहादुर होना चुना और स्त्री को बहादुर होना चुनना पड़ता है। तो स्त्री 3 तरह से अपने संघर्ष करती है, अपने मन और देह के परे। जब हम मन और देह के परे की बात करते हैं तो हम एक अध्यात्म की तरफ भी लेके जाते हैं, लेकिन हम यहाँ अध्यात्म की तरफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि सांसारिक अस्मिता और अस्तित्व में क्या हम किसी को बिना चोट पहुंचाओ कुछ कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। आई कैन डू इट एवरीथिंग। हम कर सकते हैं। मैंने अपने घर, परिवार, गांव जवार किसी को चोट नहीं पहुंचाया, लेकिन सब किया। सर ने कहा कि अपने को कोरिलेट करना है। मैं दुनिया घूमती हूँ, अकेले घूमती हूँ। हमारा देश बहुत सुरक्षित है बाकी देशों की अपेक्षा। क्या बात, बहुत सुरक्षित है। यहाँ का संविधान बहुत सुरक्षित है। आज संविधान दिवस है, आप सबको शुभकामनाएं। और आज 26/11 की बरसी भी है, बलिदान दिवस भी है, उसके लिए भी हम उन शहीदों को याद करते हैं। अब मैं तीसरे पक्ष की तरफ आती हूँ कि क्या स्त्री सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ गई है तो उस क्षेत्र में उसे सम्मान मिलता है? तो मैं आपको बॉर्डर एरिया की तरफ ले चलती हूँ। मैं जम्मू कश्मीर के उस जगह नहीं जाती जहाँ सभी लोग जाते हैं, गुलमर्ग जाते हैं, सोनमर्ग जाते हैं, बर्फीले जगहों पे। क्या आप कभी खलियानी गए हैं? क्या कभी आप दूध पत्री के उस गांव में गए हैं जहाँ पर डेरा बना के लोग रहते हैं? नहीं गए हैं। वहाँ स्त्रियाँ 18 घंटे ड्यूटी करती हैं। वहाँ स्त्रियाँ 18 घंटे ड्यूटी करती हैं, लेकिन उस 18 घंटे में उनके सामने जेंडर के आधार पर कोई छूट नहीं है। ध्यान दीजिए, ये सेना में जेंडर के आधार पे कोई छूट नहीं है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम फ्रीडम के अकॉर्डिंग अपने लिए एक लिबर्टी चाहते हैं। लिबर्टी नहीं, बल्कि उसी जगह आप सिद्ध करिए कि हाँ, आप बहादुर हैं, आप कर सकते हैं। जब स्त्री के देह और मन की बात आती है तो आजकल इन कुछ सालों में 3-4 चीजें ज्यादा देखी गई है कि देह केंद्र में है, दिमाग बंद है।
माफ कीजिएगा, कुछ लोग देह विमर्श को ज़्यादा प्रिविलेज्ड मानते हैं, ज़्यादा सुविधाजनक लेखन मानते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हमने किसी गांव में जाकर किसी स्त्री को उसे जागरूक नहीं किया, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए और घर से बाहर कदम रखने के पीछे के सारे तर्कों के लिए, उठने वाले सवालों के लिए नहीं तैयार किया मानसिक तौर पे, तो फिर हमने अपने लेखन से कुछ नहीं किया, अपने लेखन से कोई संदेश नहीं दिया। देह बिकाऊ है। मुझे स्मिता पाटिल का एक कथन बहुत पुराना याद आता है। उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था BBC लंदन में कि आपका पोस्टर इस तरह का न्यूड पोस्टर लगा है, आपको आपत्ति नहीं है? उन्होंने बहुत छोटा और बड़ा क्यूट सा उत्तर दिया कि पुरुषों का दिखाएं भी तो क्या दिखाएं, फिल्म बिकती है, हमारा देह बिकता है। हमें दिमाग है ही नहीं, हमें मान लिया जाता है कि हम सोचते नहीं हैं। तो क्या बौद्धिक स्त्रियों को बौद्धिक माना जा रहा है? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब आप कहीं जा रहे होते हैं तो आपसे घर में निकलने से पहले आपको 100 तरह की बात बताई जाती है, सिखाई जाती है। गुड टच बैड टच स्कूल का मामला है, लेकिन जब आप सोलो ट्रेवलिंग करते हैं तो गुड टच बैड टच से भी आगे है कि क्या 10 लोग आपको घेर लेंगे तो अपने आप को बचा लेंगे? ये बड़ा सवाल है। एक अलग डायमेंशन पे इस हाँ, पूरे विमर्श को पहुंचा दिया है। मैं चाहूंगा कि रेणु जी, ये 4 तरह की बातें हुई। नहीं सर, एक पक्ष और। हाँ चलिए, एक पक्ष जब शुरू हुआ सत्र तो रेणु जी ने कहा कि जब स्त्री लिख रही होती हैं, मैं आपत्ति न दर्ज करते हुए अपनी बात रखती हूँ। मुझे लगता है कि असहमतियों का भी एक सौंदर्य शास्त्र है, और असहमतियां नहीं तो फिर संवाद कैसे? तो जब इन्होंने कहा कि स्त्री हो या पुरुष, जब लेखक लिख रहा होता है तो वो सिर्फ लिख रहा होता है। मुझे लगता है कि परकाया प्रवेश सिर्फ शाब्दिक नहीं हो सकता, अनुभव जगत भी बड़ी चीज है। अगर आप उस अनुभव से नहीं गुजरे तो वही बात हुई कि जाके पैर फटे ने बेवाई तय का जाने पीर पर आई। जब आपके पैर में बेवाई नहीं फटी तो आपको उसकी पीर का अनुभव नहीं है। हाँ, शब्दों में आप अनुभूत कर सकते हैं, अनाभूत कह के सुखानंद के तौर पर लिख सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन उस दर्द को, उस दर्द से होने वाली पीड़ा से गुजरने का अनुभव कम से कम तो नहीं ही होगा। परकाया प्रवेश लेखन में के दौरान लेखक परकाया बहुत मुश्किल से प्रवेश कर, हाँ, उस महसूस करने वाले शब्दों में वो अनुभूति नहीं आती, लेकिन जब लेखक लिख रहा होता है तो दरअसल सच में वो उसी अनुभूति से गुजर रहा होता है। जब मैंने कहानी संग्रह लिखा तब मैंने अनुभव किया कि हाँ, हम उस दर्द से गुजरते हैं, उस अनुभूति से गुजरते हैं। दूसरा पक्ष आया था लिंग भेद से परे। गीता श्री ने कहा, मुझे लगता है कि सभी लोग लिंग भेद से परे ही लिखते हैं। मैं इस बात पे सहमत होती हूँ, क्योंकि जब 25 सालों का मैं कहानी संग्रह का इतिहास देखती हूँ तो स्त्रियों के पक्ष पर पुरुष लेखकों का जो लेखन है वो बाजार के अकॉर्डिंग तो है, संघर्ष के अकॉर्डिंग बहुत कम है, चाहे वो प्रेमचंद जी ही क्यों ना हो, जबकि उनके लेखन में दुनिया का सब कुछ आया है। कोई नहीं, जवाब देंगी गीता जी अपनी बात का। तीसरा पक्ष ये है कि लेखन और समाज और जीवन, ये तीनों समानांतर हैं। जब चीजें समानांतर हैं तो घटनाएं समानांतर तौर पर समाहित होकर चलेंगी हमारे साथ। शुक्रिया। अगर यह विषय मन और देह से परे 4 महिला रचनाकारों पर, सृजनकारों पर, विदुषियों पर केंद्रित है, तो मैं चाहूंगा कि ये शास्त्रार्थ का हमारे जैसे अज्ञ लोग आनंद उठाएं। तो आप शुरू हो जाएं। देखिए, ये सारे आयाम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। मैं सबसे पहले स्टेप की बात कर रही थी कि जब लेखक अपने आप से ईमानदार नहीं है, यानी अपनी आत्मा में बिल्कुल ध्यान मग्न होकर नहीं लिखेगा, तो वो किसी की पीड़ा को क्या ही समझ पाएगा। उसको एक साधना करनी होती है, वही साधना तो पीड़ा है। अगर हम ये जो परकाया प्रवेश की बात है, ये है ही क्योंकि एक स्त्री ही वो शक्तिशाली जो ईश्वर ने बना के भेजा है ना, कि स्त्री में ज्यादा शक्ति होती है, वह पुरुषों का दर्द भी समझ सकती है। स्त्रियों का तो समझती ही है, हर समाज के हर अंग का दर्द एक कवि, एक लेखिका बनकर वो समझ सकती है। क्योंकि मैंने भी ऐसी कविताएं लिखी कि जिसमें मतलब उर्मिला का दर्द उठाया, उर्मिला जी का दर्द बहुत कम उठाया गया। और साथ के साथ एक कविता अपनी सुना भी दीजिए जी, उसी में बात। रेणु जी, आपने जो ये बात की, इस पर मैं एक, चूंकि उधर वाले गाना गा के बहुत शोर कर रहे हैं, तो मैं एक कहानी संग्रह में ही दर्ज है, मैं सर से इजाजत लेते उसको कोट करती हूँ। लेहिला तलवार हिंद हाथ
के खातिर जान चली जाई। 21 अक्टूबर 84 के दिनवा इंदिरा जी भैने गोली के निशानवा ओनहू के निशान रह जाई। लेला तलवार हिंद हाथ में अरमान रह जाई। देशवा के खातिर जान कुर्बान जाई। स्त्री क्या नहीं की है गांधी। मैं सीधे नाम न लेके मैंने अपनी बात कही। चलिए ठीक है, अब आपने अपना पक्ष रख जी। लिया। तो मैंने तो उन स्त्रियों की बात उठाई है जैसे यशोधरा की पाती में मेरी यशोधरा कुछ और बात करती हैं, यानी वो रो नहीं रही हैं। अब समय का जो परिवर्तन हुआ, स्त्री जो आगे बढ़ी वो यहाँ तक पहुंची है कि वो किलस नहीं रही है। उर्मिला जी किलस नहीं रही, यशोधरा किलस नहीं रही। यहाँ तक कि खजुराहो की जो हेमावती हैं वो किलस नहीं रही। उन्हें बहुत ज्यादा दुख झेलने पड़े, जिस वजह से खजुराहो के मंदिर की जो कहानी है वो मैंने अपनी कविताओं में स्पष्ट की है। तो मेरी जो स्त्री है वो अपने आप में इतनी स्ट्रांग है, इतनी मजबूत है कि वो सबको माफ करना भी जानती है, सबसे लड़ना भी जानती है, अपने अधिकार को वो जानती है, वो समझती है। क्योंकि आज स्त्री पढ़ी लिखी है, वो जानती है कि वो कहाँ है। यदि वो पढ़ी लिखी नहीं भी होती तो मेरे ख्याल से जो घर में रहती हैं, जो दूर दराज की महिलाएं, क्या उन्हें मालूम नहीं है कि उनके साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है। बात वही है जो अनामिका, जो आपने कहा कि ठीक है वो कुछ बोल पाती है, कुछ नहीं बोल पाती हैं। स्ट्रांग बनना, उनका जवाब देना, ये हमारे हक में है। मतलब हम क्या चुनते हैं। गीता जी, अभी रेणु जी कविता अब पढ़ेंगी, लेकिन उससे जी, पहले अच्छा मैं पहले पढ़ दूं? या पहले स्त्रियों की भी स्त्रियां होती हैं, उसका आप बहुत बड़ा झंडा लेके चलती भी हैं। हम बराबर निजी बातचीत में भी मैं इस पर कहता रहता हूं आपको। ये जो स्त्रियों की स्त्रियां हैं, ये कौन सी स्त्री है? एक स्त्री मेरे सामने सुनीता बैठी है और सुनीता को लगता है कि सबसे दबे हुए पिछड़े इलाके से सुनीता ही आती हैं। नहीं, आपने कहा कि ये तीन बैठी हैं, उनका नहीं पता, लेकिन आपका ये दावा है। तो मैं आपको दो चीजें बताना चाहती हूँ कि स्त्री को बाहर आने के लिए सिर्फ विद्रोही नहीं, सिर्फ बहादुर ही नहीं, बागी होना पड़ता है। बहादुर स्त्रियां वो है जो घर में मर खप गई खाना बना बना के, पुरुषों को, औरतों को, समाज को पाल पोस के बड़ा किया, उनकी बहादुरी अलग है। बागी होना पड़ता है सबसे पहले। कल एक फिल्म देख रही थी सुखी, नेटफ्लिक्स पे देख लीजिएगा। उसमें मध्य वर्गीय एक पत्नी है जो 15 साल के बाद वो भूल जाती है कि वो घुड़सवारी करती थी या सीटी बजाती थी या हुड़दंग करती थी। उसको जब वो मिड एज में करती है तो उसकी बेटी उसको जज करती है, घर वाले जज करते हैं, लेकिन वो जब वापस अपने दोस्तों से मिलती है तो अपने पुराने दिन याद करती है। आखिर वह स्त्री जिम्मेदारियों के जंगल में जब खो गई, जब वापस आती है तो वो चारों सहेलियां मिलकर क्या एक्सप्लोर करती हैं कि एक स्त्री को अगर अपनी मर्जी की, अपनी शर्तों पे जिंदगी जीनी है, उसको जिम्मेदारियों के जंगल में गुम नहीं होना है, तो उसे 4B होना चाहिए, जिसमें एक बेशरम भी होना होता है। तो सिर्फ बहादुर होना नहीं, स्त्री को बेशरम भी होना पड़ेगा, बागी होना पड़ेगा, और वो सारे तमगे उसको चौखट लांगो, उल्टा कहाओ, तो उसको उल्टा कहाने के लिए भी, सुनने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। सिर्फ बहादुरी तो बहुत दिखाती हैं स्त्रियां। अपनी स्त्रियां जिस समाज से आप आती हैं, जंगल से, पिछड़े इलाके से, अरे बिहार से ज्यादा पिछड़ा इलाका कौन है? और बिहार में भी सामंती जमींदार परिवार की स्त्रियों से ज्यादा शोषित और दबा हुआ कौन है? मैं तो उस समाज से आई हूं जहां मैं सिर से आंचल खिसकाने की आज भी नहीं सोच सकती। उस माहौल में मैंने तो आज भी घरों में घुटती स्त्रियां देखी हैं। हमने तो परा अधीन सपने सुख नहीं, यही सुनते सुनते बचपन से काटा है। अगर हम बागी ना होते, हम बेशरम ना होते, तो आज यहाँ बैठ के मंच से दहाड़ न रहे होते। ये हमारे उस बागीपन का प्रतीक है। तीसरी बात नहीं, सुनीता जी मौके लपक लपक के बोलती है, तो अब तीसरी बात सिमोन ने कहा है। गीता जी को बोलने दीजिए, वो बिल्कुल अपनी जगह अपनी बात रख रही है। सिमोन द बोवार ने कहा, जो हमारी देवी है, स्त्रीवाद की देवी है, 19वीं शताब्दी की सबसे बड़ी स्त्री विचारक, उसने कहा है ये परकाया प्रवेश बहुत लोग कर रहे हैं। तो डाकू पर भी लोग परकाया प्रवेश करके ही डाका डालते हैं। मैं नहीं मना कर रही हूँ, आपको डाका डकैत पे लिखना तो डकैत होना जरूरी नहीं है, आप परकाया प्रवेश करिए। डाकू की तरफ प्रसाद का है ना वो समुद्री डाकुओं पे, कितना बढ़िया कहानी है उनकी, चंपा वाली। हाँ, आकाश
हाँ, कितना बढ़िया। तो डाकू नहीं बने होंगे प्रसाद जी, जो काया परिवर्तन किया होगा उन्होंने, वो सब पूरा। लेकिन मैं स्त्री हूं, फिर कहती हूं, मैं लिंग भेद से ऊपर नहीं उठी हूं। सिमोन ने कहा है कि तुम ही जज, तुम ही वकील, तुम ही अपराधी। प्रसाद जी ने पुरस्कार भी लिखा है, देवी शांत हो जाए। मतलब तुम ही जज, तुम ही, और हम विक्टिम। तो एक विक्टिम की जो पीड़ा है वो फर्स्ट हैंड पीड़ा होती है, और जो जज है, वकील है, वो जो लिखता है वो सेकेंड हैंड पीड़ा है। तो इसलिए फर्स्ट हैंड पीड़ा को मैं ज्यादा विश्वसनीय मानती हूँ। बाकी पीड़ा जो लिखी जाती है वो ठीक है, कायांतरण से लिखी जाती है, लेकिन मैं थोड़ा संदेह से जरूर देखती हूँ। कायांतरण तो आपने लिखा है। लेकिन आपने सही कहा, एक बात सुनीता ने सही कही कि जाके पाउंड फटे ने भी 2200 क्या जाने पीठ पर आई। तो सुनीता, ऐसा नहीं है, सब स्त्रियां अपने अपने परिवेश से बेशर्म होकर बाहर निकली हैं।